Hello everyone. So welcome back on my YouTube channel AJ Physics. तो आई एम अक्षय जैन और आप लोगों को पता ही है हम लोगों ने CSIR नेट का एक ऑनलाइन फ्री कोर्स चलाया हुआ है जहाँ पे मैं आपको फ्री में CSIR नेट की प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है। और इसी ऑर्डर में हम लोगों ने सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किया हुआ है और क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते पढ़ते हम लोग लेक्चर नंबर 28 पर आ चुके हैं। इससे पहले हमारे 27 लेक्चर हो चुके हैं। बहुत डिटेल में हम लोग क्लासिकल पढ़ रहे हैं। क्लासिकल ऐसे पढ़ेंगे कि आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के इस ऑर्डर में ये मैकेनिक्स से ये एन है, यहाँ पे इज नॉट एम, इज एन। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग अब पढ़ेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। CSIR नेट में इस वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। कभी हार्ड क्वेश्चन आता है, कभी इजी आता है। बट अगर आप लोग ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप लोग उसको टैकल कर सकते हो आराम से, मतलब उस क्वेश्चन को कर सकते हो। 5 नंबर आप ला सकते हो क्योंकि ये 5 मार्क्स में आएगा, सेक्शन सी में आएगा। MSc लेवल का टॉपिक है ये, ठीक है ना। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट आता है, ठीक है ना, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आप क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको डाउट्स वगैरह लाइव इंटरेक्शन करना है मुझसे, लाइव आपको डाउट पूछना है, तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करें। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे सर्च करना CSIR UGC नेट कैटेगरी में AKSHAY एंड जैन। जैसे आप लोग मुझे सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा। और CSIR UGC नेट कैटेगरी में अक्षय जैन को आप फॉलो कर लेना। तो मेरी जितनी भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी, क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी होती है, तो उन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में आप लोग अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स लाइव सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में, और वो भी ये वाली क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं। अभी तक हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड फोर्स, मतलब हर चीज को जनरलाइज्ड पढ़ा हुआ है। जनरलाइज्ड का मतलब क्या होता है? जनरलाइज्ड का मतलब ये होता है कि कभी कभी नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, नॉर्मल जो फिनोमेना होते हैं वो सोल्व करने में, अगर मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो गैसियस पार्टिकल है, तो गैस पार्टिकल जो होते हैं ना वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हमें मॉडिफाइड करना पड़ता है। जनरली ऐसा होता है कि अब जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है, अब इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है, x है, y है, z है। अब अगर ऐसे ही n पार्टिकल हो जाए तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है बहुत सारे हो जाएंगे, उनको स्टडी करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, पार्टिकल्स के इन कोऑर्डिनेट्स को रिड्यूस करना पड़ता है कंस्टेंट लगा के। तो जब कंस्टेंट लगाते हैं तो कंस्टेंट लगाने के बाद में मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बच जाते हैं जो हमें स्टडी करने होते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो होते हैं ना, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को जब हम यूज करते हैं तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम आता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी होती है, सब कुछ जनरलाइज्ड होता है क्योंकि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कम हो गए। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया पहले, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको अगर मान लीजिए हमें सोल्व करना है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, उन्हें भी चेंज करना पड़ता है। तो हमें जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना पड़ता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम को चेंज करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके दो या दो से ज्यादा सेट बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट या जनरलाइज्ड मोमेंटम हम लोग यूज कर रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स को हमें चेंज करके कभी कभी नए वाले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। दैट इज कैपिटल क्यू और कैपिटल पी। ये तो ओल्ड वाले कहलाते हैं, ठीक है ना, और ये कहलाते हैं न्यू वाले, नए वाले, ठीक है। तो ऐसा हमें हर जगह करना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हो तो वहां भी हमें कभी कभी कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करते हैं तो वहां भी हमें करना पड़ता है कभी कभी कोऑर्डिनेट्स, वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल होता है, जैसे स्केलर पोटेंशियल होते हैं, वेक्टर पोटेंशियल होते हैं। तो स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है ना। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपली गेज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। बस ठीक इसी प्रकार से हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में भी
जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मान लीजिए पोजीशन है, मोमेंटम है, तो इन्हें भी कभी कभी हमारी सुविधा के लिए, हमें कन्वीनियंट के लिए इन्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। कैनोनिकल इज नथिंग, इट इज सिंपल मीनिंग ऑफ द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि कैनोनिकल कोई वर्ड है जो आपको बताएगा कि आप लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के साथ डील कर रहे हो। बस इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोग जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, कैनोनिकल। बहुत सी बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर इसको कैनोनिकली क्यों बोलते हैं, इसका नाम कैनोनिकल क्यों है? तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस इसका मतलब ये है, कैनोनिकल का सिंपल मतलब होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से। मतलब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को डील कर रहे हैं, मतलब आप क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ डील कर रहे हो, ऐसा है। अब जैसे मान लो आप लोग बोलते हो गेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको गेज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है गेज, ठीक है, तो उसने ट्रांसफॉर्म दिए थे। तो कैनोनिकल जो था उसने एक्चुअली में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से डील करवाई थी, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो जो मैंने बोला है, अगर मैं इसको एक बार कैनोनिकल लिख के बता दूं आपको, तो मैंने क्या बोला, इन आप लोग नोट्स प्रिपेयर करते जाना, क्योंकि जब तक आप लोग नोट्स प्रिपेयर नहीं करोगे तब तक आप लोग रिवीजन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि नोट्स प्रिपेयर करने से आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन जल्दी हो जाएगी। सो इन मेनी प्रॉब्लम्स वी may need to change one set of position one set of position एंड मोमेंटम। जो मैंने ऊपर समझाया ना आपको कि पोजीशन और मोमेंटम को हमें चेंज करना पड़ता है कभी कभी। वन सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम इनटू अनदर सेट, इनटू अनदर सेट, अनदर बोल दो, इनटू अदर सेट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, है ना। तो हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि किसी भी मोमेंटम और पोजीशन के सेट को किसी दूसरे मोमेंटम और पोजीशन के सेट में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। सपोज, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, एक तो ये है, और एक क्या है हमारे पास, एक ये है, जिसे हम बोलते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम। जनरली यही होते हैं कोऑर्डिनेट्स, और होते क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स में, इन्हीं को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं हम लोग। के डिनोट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम को, कि वो कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं, उसे बोलते हैं के बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। आर द ओल्ड पोजीशन एंड मोमेंटम, इन्हें हम क्या बोलेंगे, आर द ओल्ड पोजीशन एंड मोमेंटम, आर द ओल्ड पोजीशन एंड मोमेंटम, ठीक है। और चाहो तो उसको कोऑर्डिनेट भी बोल दो, मोमेंटम कोड, क्योंकि यही चेंज होते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है ना। एंड, और अगर मान लीजिए इनको चेंज करके हम लोग नए बनाते हैं, एंड क्यू के एंड कैपिटल पी के आर द न्यू कोऑर्डिनेट, ये क्या है, नए कोऑर्डिनेट है, न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो हम ये बात जानते हैं कि जो नए कोऑर्डिनेट होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, नए कोऑर्डिनेट, पक्की बात है, ये पुराने वाले कोऑर्डिनेट पर तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे। नए वाले कोऑर्डिनेट जो हैं वो पुराने वाले कोऑर्डिनेट पर तो पक्का डिपेंड करते ही करते हैं। ये केथ है या फिर nth डायमेंशन है, ठीक उसी प्रकार से q1 q2, ये कोई भी केथ कोऑर्डिनेट मान लो, और ये जा रहा है मान लीजिए n तक, मतलब n डिग्री ऑफ फ्रीडम अवेलेबल है, और ये टाइम पर डिपेंड करता है, तो 3 होते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट। ठीक उसी प्रकार से जो कैपिटल क्यू के होगा, ये भी डिपेंड करेगा क्यू के ऊपर, और जो पुराने वाले कोऑर्डिनेट है ना, p1 p2 एंड सो ऑन, pk और ये pn, और यू कैन से दैट q1 q2 और ये qk और qn, है ना, इन्हीं बात पर डिपेंड करता है ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपको चेंज इस प्रकार से करना है कि जो इसके फंडामेंटल रूल्स है ना, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के, जिसे हम बोलते हैं हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, वो होते हैं फंडामेंटल रूल्स, तो वो चेंज नहीं होने चाहिए। सो इफ देयर एग्जिस्ट, अब ये नए वाले मान लो, हम अब नए वाले कोऑर्डिनेट बने, तो ऑब्वियस सी बात है नए वाले कोऑर्डिनेट के लिए नया वाला हैमिल्टोनियन भी आएगा और नया वाला लैग्रेंजियन भी आएगा। तो देयर एग्जिस्ट हैमिल्टोनियन एच डैश इन द न्यू कोऑर्डिनेट,
in the new coordinate such that, तो मान लीजिए इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, तो ये नया वाला मोमेंटम है, ये नए वाले मोमेंटम में चेंज है बराबर माइनस का ये नया वाला हैमिल्टन मान लो एच डैश है हमारे पास, एच डैश अपॉन डेल्टा क्यू के। और ठीक उसी प्रकार से नया वाला मोमेंटम की बात, नए वाले पोजीशन की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एच डैश अपॉन डेल्टा पी के। यही तो होती है हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसी प्रकार से जो नया वाला हैमिल्टोनियन है वो ऑब्वियस सी बात है इस इक्वेशन को ही फॉलो करेगा। अगर n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास, k बराबर 1 से लेके n तक आप मान लें, तो ये हो जाएगा पी के क्यू के डॉट माइनस का ये नया वाला लैग्रेंजन मान लो आप, ये एल डैश क्या है हमारे पास, नया वाला लैग्रेंजन, इट इज अ न्यू लैग्रेंजन लाइक दिस। तो ये हमारे पास नया वाला लैग्रेंजन अवेलेबल है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एल, वेयर एल डैश substitute in the Hamilton's principle, in the हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। आप लोग जानते हो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में एमएससी प्रीवियस में आता है। वैसे ये आपको इतना वैसे ध्यान रखना नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा रिकॉल कर दूं होता क्या है ये। वे हर मतलब कि लैग्रेंजियन का टाइम के रेस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन है उसमें चेंज बराबर क्या होता है, जीरो होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल होता है, जो आपके एमएससी में आता है प्रीवियस के अंदर। तो ये जो एल डैश है ना, मतलब ट्रांसफॉर्म ऐसे करो ओल्ड कोऑर्डिनेट से न्यू कोऑर्डिनेट में कि हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रेंजन हैमिल्टन रिलेशन, ये सब अनचेंज रहने चाहिए। जैसे गेज में होता है ना, गेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अनचेंज रहने चाहिए ना, ठीक उसी प्रकार से gives the correct equation of motion, gives the correct equation of motion in term of new coordinate, in term of new coordinate pk and qk, न्यू कोऑर्डिनेट pk एंड qk, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बात देन द ट्रांसफॉर्मेशन वन आर नोन, देन द ट्रांसफॉर्मेशन one are known as canonical, you can say that canonical and contact transformation, या फिर इसको कैनोनिकल बोल दो या फिर क्या बोल दो इसको, कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कैनोनिकल या फिर कॉन्टैक्ट। मतलब कहने का ये है, सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग जब ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो बेसिक रूल्स जो होते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं हमारे, वो चेंज नहीं होने चाहिए, क्या बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के। नाउ अब कुछ, अब हम देखते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये होते क्या है, ठीक है। कंडीशन फॉर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म कब कर सकते हैं हम लोग। सो कंडीशन फॉर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है तो क्या वो कैनोनिकल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो कंडीशन क्या क्या होगी उसकी, वो चेक करना पड़ेगा, कंडीशन फॉर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो लेट्स सी क्या होती है कंडीशंस। देखो
यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा कंडीशन निकालने के लिए, सपोज मान लीजिए कोई फंक्शन है और वो नए वाले कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, जिसे मान लीजिए एक नया वाला कोऑर्डिनेट है और एक पुराना वाला कोऑर्डिनेट है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ये मतलब कनेक्ट करता है, इसे बोलते हैं कनेक्टिंग फंक्शन, जो पुराने वाले कोऑर्डिनेट को नए वाले कोऑर्डिनेट से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये होगा तो देन ये तभी मान सकते हैं, देन ऑब्वियसली ये चीज ऐसी होनी चाहिए कि डेल एफ अपॉन डेल टी बराबर जीरो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो टी पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो टी के रेस्पेक्ट जीरो हो जाएगा। और ऐसा होना चाहिए कि एच बराबर क्या हो, मान लो एच डैश हो, नया वाला हैमिल्टोनियन पुराने वाले के बराबर हो। सो वी कैन से दैट पी के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा क्यू के, और जो कैपिटल पी के वो कितना हो जाएगा, माइनस का डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा क्यू के। देखो ये जो फंक्शन होता है ना, जो पुराने वाले कोऑर्डिनेट को नए वाले में चेंज करता है, नए वाले को पुराने वाले में, और जो दोनों में नए और पुराने में इंटर कनेक्शन बताता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये नए कोऑर्डिनेट को जनरेट कर रहा है पुराने वाले कोऑर्डिनेट से। इसका मतलब ये दलाल है, दलाल मतलब समझते हो ना, जो दोनों पार्टी को समझता है। मतलब कि एफ फंक्शन क्या है, एक ब्रोकर है, मतलब कि वो पुराने वाले क्यू को भी समझता है और नए वाले क्यू को भी समझता है, मतलब दोनों में कनेक्शन बताता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो चलो इस वाले इसकी बात करते हैं वापस से। यहाँ पे अगर मैं इसमें चेंज, अगर ये दोनों का फंक्शन है, तो सपोज अगर मैंने एफ में चेंज किया, कुछ भी चेंज करो आप एफ में, तो एफ डिपेंड कर रहा है क्यूके के ऊपर, तो वैसी बात है क्यूके में भी चेंज हो जाएगा, और जो भी आप एफ में चेंज करोगे तो वो क्यूके में चेंज दिखाई देगा। या फिर अगर आपने एफ में चेंज किया तो वो कैपिटल क्यूके में भी चेंज दिखाई देगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी ऑफ क्यूके भी हो जाएगा आपका। ठीक है। अब ये दोनों हम जानते हैं कि डेल्टा एफ और डेल्टा क्यू बराबर ये होता है, और ये होता है हम जानते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज को, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पुट करते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सिंपली पी के और डी ऑफ क्यू के माइनस का पी के डी ऑफ क्यू के। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको देते हैं हम लोग। सो द लेफ्ट साइड ऑफ दिस, मतलब कि इसका एलएचएस आप देखो, इस इक्वेशन का मतलब ये इसका एलएचएस है और ये इसका आरएचएस है, इस वाले इक्वेशन का ये आरएचएस है। ठीक है। सो द LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि इस पूरी इक्वेशन का द LHS इज एन एग्जैक्ट, ये क्या है हमारे पास, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि पूरा पूरा डिफरेंशियल है ना वो, तो इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देयरफॉर अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन टू बी कैनोनिकल, टू बी कैनोनिकल, और द RHS एंड, यहाँ पे आप देखना आर एच एस मतलब कि जो ये वाला पार्ट है ना, पी के क्यू के, पी के डी क्यू के माइनस पी के डी क्यू के, ये वाला पार्ट। ठीक है। तो आर एच एस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पी के डी क्यू के माइनस का, तो देखो अगर आपका एल एच एस एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, तो आर एच एस भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना ही चाहिए। इसका मतलब पी के डी क्यू के माइनस का पी के डी क्यू के मस्ट बी एन, मस्ट बी एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये जो पार्ट है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए एक बार, ये जो पार्ट है ना, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना ही चाहिए। ये जो पार्ट है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होना ही चाहिए, तभी जाके वो ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा,
कैनोनिकल हो जाएगा। अब समझ आया आपको? ये आप लोगों ने एमएससी में पढ़ा होगा। इसका मतलब ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए, अब जब ऊपर आपके पास में जनरेटिंग फंक्शन की बात आ गई, तो मैं आपको समझा दे रहा व्हाट इज द जनरेटिंग फंक्शन, है ना? तो जनरेटिंग फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन होता है जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज में आता है, मतलब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म करता है, जो नए कोऑर्डिनेट को पुराने में कन्वर्ट करवाता है। और ये चार प्रकार के होते हैं, देखो, क्योंकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनते हैं ना नए और पुराने के, वो चार प्रकार के बनते हैं। हमारे पास में नए कोऑर्डिनेट भी दो हैं और पुराने कोऑर्डिनेट भी दो हैं। जैसे स्मॉल क्यू के स्मॉल पी के, ये तो नए पुराने वाले हैं, और कैपिटल पी के कैपिटल क्यू के, ये नए वाले हैं। तो चार कोऑर्डिनेट हैं, और हमें फंक्शन को ऐसा रखना है कि एक कोऑर्डिनेट पुराना वाला हो और एक कोऑर्डिनेट नया वाला हो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है, चार बनते हैं जनरेटिंग फंक्शन। तो जो नेक्स्ट आपका टास्क है, मैं आपको थोड़ा नोट देके थोड़ा बीच में दखल अंदाजी करूंगा, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं कंडीशन टू बी कैनोनिकल वाली, और उस बीच में नाम आ गया है जनरेटिंग फंक्शन का। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले ही जनरेटिंग फंक्शन और उसकी इक्वेशन समझा दे रहा। जनरेटिंग फंक्शन और उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म करवाएगा। देखो, ये ना चार प्रकार के होते हैं। पहला है ना, कलर चेंज कर लूं, पहला वाला कौन सा होता है? F1, F1 होता है। और दूसरा वाला क्या होता है? F2, F2 होता है। तीसरा वाला क्या होता है? F3, F3 होता है। और चौथा वाला क्या होता है? अब देखो, मैं आपको याद कराता हूँ कैसे याद करना है आपको, है ना? अभी याद हो जाएंगे आपको फटाफट। देखो, हमारे पास दो तो पुराने वाले कोऑर्डिनेट हैं और दो ही नए वाले कोऑर्डिनेट हैं। अब देखो, पहले हम लोग Q पढ़ते हैं, बाद में हम लोग P पढ़ते हैं, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, पहले हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, फिर बाद में हम लोग जनरलाइज्ड मोमेंटम पढ़ते हैं। वरना ऐसे अगर आप एबीसीडी पढ़ोगे ना अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली तो P पहले आएगा और Q बाद में आएगा। बट फिजिकली, अब फिजिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिजिक्स में हम लोग पहले Q पढ़ते हैं। तो Q क्या होता है? पोजीशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। P क्या होता है? मोमेंटम कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड मोमेंटम कोऑर्डिनेट, है ना? तो हम लोग क्या बात बोलते हैं, हमें फंक्शन को ऐसा रखना है कि एक पुराना वाला कोऑर्डिनेट और एक नया वाला कोऑर्डिनेट। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहला कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? पहले इसको लेंगे, और पहला कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? पहले इसका इससे मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, नॉर्मल ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग? पहले वाले का पहले वाले से मल्टीप्लाई। तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये वाला बन जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? दूसरा बनाने के लिए फिर पहले वाले का दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, ये दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, है ना? फिर तीसरा कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? देखो, तीसरा कैसे बनता है? दूसरे वाले का पहले वाले से मल्टीप्लाई, है ना? और फिर अगला कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? अगला कैसे बनता है? दूसरे वाले का और दूसरे वाले से मल्टीप्लाई। ऐसे तो करते हो ना आप कॉम्बिनेशन, बस हो गया काम, इतना ही काम करना है, ठीक है ना? मतलब पहला कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा? क्यूके का और क्यूके का, ठीक है? और टी तो देखो कांस्टेंट था, ये तो हमेशा रहेगा। दूसरा कैसे बनेगा? क्यूके का पीके के साथ, और टी तो मल्टीप्लाई होगा ऐसे ही। तीसरा कैसे बनेगा? पीके का क्यूके के साथ और टी के। और चौथा कैसे बनेगा? पीके का पीके के साथ और टी। याद हो गया? इसको लाइन से याद रखना है, आगे पीछे मत कर देना। जो F1 है उसको F1 ही लिखना है, जो F2 है उसको F2 ही लिखना है। मतलब ऐसे मत कर देना कि आपने कोई यूं बोल दे कि सर मैं तो क्यूके और पीके को पहला मानूंगा और पीके को दूसरा मानूंगा, ऐसे मत करना, क्योंकि इनके फॉर्मूले हम लोग उसी अकॉर्डिंग याद करेंगे ना। अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया ना इनका, तो फिर वो फॉर्मूले उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, फिर मुझे याद करने में दिक्कत हो जाएगी। आप लोग फिर अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना उन फॉर्मूले को, क्योंकि फॉर्मूले तो याद करने हैं आपको। फॉर्मूले याद करोगे तभी आगे सवाल कर पाएंगे अपन लोग, है ना? तो फॉर्मूले तो हमको याद करवाने ही पड़ेंगे आपको, और वो फॉर्मूले तभी याद होंगे जब ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है ना,
इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है कि F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F3 क्या होता है और F4 क्या होता है और किन किन पर ये डिपेंड करते हैं। चलो लेट्स सी। देखो ये पहला डिपेंड कर रहा है क्यूके के ऊपर। देखना ये पुराना वाला क्यूके है ना, तो पुराने वाले क्यूके, अब ऑब्वियस सी बात है आपका जो F1 है पहला जनरेटिंग फंक्शन, अगर वो क्यूके पे डिपेंड कर रहा है तो वो क्यूके के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी हो सकता है। जो जिस पर डिपेंड होता है वो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी हो सकता है। तो पहला वाला जो F1 है वो क्यूके पर डिफरेंशिएट हो जाएगा, और जब ये क्यूके पर डिफरेंशिएट होगा तो ये रिजल्ट पीके देगा। क्योंकि यहाँ पर पीके मिसिंग है ना, तो हम लोग पीके निकाल सकते हैं। कौन सा वाला पीके? पुराना वाला पीके, ओल्ड वाला पीके, क्योंकि हम लोगों ने ओल्ड कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इसलिए पीके भी ओल्ड वाला ही निकालना है। ठीक है, अब हम लोग जब बात करते हैं F2, F1 किस पर डिपेंड कर रहा है? क्यूके पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल वाले क्यूके पर, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा और रिजल्ट क्या देगा आपको? नया वाला पीके। ठीक है ना, क्योंकि नया वाला पीके गायब है। बस ऐसे हम लोग बात करेंगे F2 किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा? क्यू के रेस्पेक्ट में, और आपको रिजल्ट क्या देगा? यहाँ पर देगा पीके। ठीक है, और F2 डिफरेंशिएट होगा किसके रेस्पेक्ट में? कैपिटल पी के रेस्पेक्ट में, और आपको रिजल्ट देगा यहाँ पे पीके। अभी प्लस माइनस का लफड़ा मत मानना, मैं आपको याद कर दूंगा प्लस माइनस कहाँ पे आएगा। अभी आप बस डिफरेंशिएट कर लो इसको, ये देखो कर देना उल्टा। यहाँ पर पीके के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना आपने, तो क्यू क्या आएगा? अगर पीके के रेस्पेक्ट में किया तो फिर कैपिटल क्यू क्या आएगा ना, क्योंकि मिसिंग है। फिर F3 के रेस्पेक्ट में, F3 डिपेंड कर रहा है पीके के ऊपर, तो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। F3 डिपेंड कर रहा है क्यूके के ऊपर, तो उसी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो F3 डिपेंड कर रहा है कैपिटल क्यूके पे, तो क्यूके के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पीके के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है तो क्यूके देगा, क्यूके में हुआ है तो ये पीके देगा। इसका मतलब जिस भी जनरेटिंग फंक्शन में से जो कोऑर्डिनेट गायब होता है ना, हम उसको निकाल सकते हैं आराम से। जैसे पहले वाले में कैपिटल पी के स्मॉल क्यू के और स्मॉल पी के कैपिटल पी के गायब था, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको डेल्टा F4 निकालना है तो ये पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, और डेल्टा F4 का पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, और ये देगा आपको क्यू के, ये देगा आपको क्यू के। नाउ अब समस्या देखो यहाँ पे, यहाँ से भी पी के बराबर डेल F1 अपॉन डेल्टा क्यू के, यहाँ से भी पी के बराबर डेल F2 अपॉन डेल्टा क्यू। फिर डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों फॉर्मूले में, है ना? इस वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों एक ही तो फॉर्मूला है। यहाँ पर एक जगह F1 एक जगह F2, जब एक जगह F1 आ रहा है एक जगह F2 आ रहा है, तो हम लोगों ने दोनों फॉर्मूले क्यों यूज लिए? एक ही डेल्टा कोई सा भी F लोगे, बट नहीं, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। जब आप F1 लेते हो तो प्लस आता है, जब F2 लेते हो तो माइनस आता है ना? जब F1 लेते हैं तो प्लस आएगा, जब F2 लेंगे, सॉरी जब F2 लेंगे तब भी वो प्लस ही आएगा। इसका याद करना ट्रिक होता है आपको, आपको इसे याद करना है प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस और माइनस प्लस, ऐसे याद कर लेना है ना। अब ये साइन कन्वेंशन से याद करना है आपको। देखो एक पोएम याद कर लो चाहो तो आप लोग। जैसे ये पहली इक्वेशन है आपकी, इसमें प्लस लेना है, इसमें माइनस लेना है, तो प्लस माइनस, इसमें प्लस और इसमें प्लस, फिर इसमें माइनस, इसमें माइनस, और इसमें माइनस, इसमें प्लस। तो ऐसे याद कर लो आप लोग। पर याद रखना पहले ओल्ड कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन लिखना, फिर बाद में न्यू कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन लिखना। तो ये आपके जो है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाएगी। दीज आर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जिसमें आपको अगर नया कोऑर्डिनेट बताओ तो नया निकाल लो, पुराना बताओ तो पुराना निकाल लो आराम से, है ना? तो याद कर लेना ये सारे फॉर्मूले हैं, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं से अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, चौथा। अब ऐसे ट्रिक से याद करोगे ना और 2-3 बार लिखोगे ना इन फॉर्मूलोस को, तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे ना, कभी कंफ्यूज होगे, क्योंकि इन फॉर्मूलों में कंफ्यूजन बहुत होता है। इसलिए जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आप लोग याद कर लेना। अगर आप लोगों ने कुछ और ट्रिक बना रखी है तो आप लोग उस ट्रिक से याद कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिनसे आप लोग ये पता कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो कि क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है। ठीक है,
तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिससे हम लोग को थोड़ा सा पता लग जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन आर टू बी कैनोनिकल और नॉट। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन show that the transformation आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है कैपिटल P बराबर दिया हुआ है आपको 1/2 स्मॉल p स्क्वायर प्लस स्मॉल q स्क्वायर। ये एमएससी में बहुत फेमस ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो जेसी उपाध्याय बुक में प्रीफर करता हूँ उसमें ये दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, उसी में से पढ़ाता हूँ मैं आपको। स्मॉल p अपॉन स्मॉल q अपॉन स्मॉल p, ये आपको चेक करना है ये कैनोनिकल है या नहीं है। अगर शो दैट लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कैनोनिकल होगा ही, सही है। ठीक है, तो पहला तरीका तो क्या है, आर कैनोनिकल, आर कैनोनिकल। तो ऑब्वियसली बात हमने जो कैनोनिकल चेक करने का फर्स्ट मेथड लिया है यूज में, उस फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोग ये बात जानते हैं कि बेसिकली परफेक्ट डिफरेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट डिफरेंशियल। df जो एक फंक्शन में आपको दे रहा हूं, स्मॉल p के डी क्यू के माइनस का स्मॉल p के डी क्यू के, ये जो फंक्शन है ना, ये परफेक्ट डिफरेंशियल आना चाहिए। चलो एक बार चेक करते हैं क्या ये आता है कि नहीं आता है। तो इसको चेक करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, आपको कैपिटल क्यू दिया हुआ है ना यहाँ पे, इस कैपिटल क्यू का मुझे डी क्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका डी क्यू निकालता हूं मैं, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x²। तो 1/x² मतलब 1/q² अपॉन p²। और फिर आपको यहाँ पे वेरिएबल भी है q अपॉन p, तो उसका भी करना पड़ेगा। तो q अपॉन p करोगे तो पहले जो डिनोमीटर था उसका स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद में इसको हम लोग करेंगे सोल्व। तो ये कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर को आपका ऐसा कैसे लेना पड़ेगा, और फिर डी क्यू के नोमिनेटर का हो जाएगा, फिर माइनस, फिर उसके बाद में नोमिनेटर ऐसा कैसा, फिर डिनोमिनेटर का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसको थोड़ा और सोल्व करोगे, पी स्क्वायर को एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके हम काटेंगे इसको, तो डी पी डी क्यू माइनस का क्यू डी पी अपॉन, थोड़ा शोर हो रहा है, शादी शादी वगैरह का माहौल है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग करने का टाइम मिलता नहीं है। तो जो टाइम मिल रहा है उसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा साउंड आपको कम आ सकता है अभी, विदाउट वीडियो एडिटिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो वीडियो बनता है ना, ठीक वैसा का वैसा ही मैं अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, पी के डी क्यू के माइनस का पी के डी क्यू के। सुनाओ, मैं इसका एलएचएस लेता हूँ एक बार। तो मुझे क्या देखना है कि क्या ये वाली टर्म पी के डी क्यू के माइनस का पी के और डी क्यू के, ये चेक करना है मुझे, ये टर्म परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है। तो देखो, स्मॉल वाला तो आपको दिया हुआ नहीं है, आपके क्वेश्चन में कहीं भी स्मॉल वाले मतलब नहीं दिए, मतलब ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट नहीं दिए हुए। तो ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट तो आप ऐसे कैसे रख दो। अब आपको न्यू वाले दिए हुए ना, तो आपको पी के दिया हुआ है ना, यहाँ पर कैपिटल पी की वैल्यू ये दी है, देख लो क्वेश्चन के अंदर। तो हम लोग ऐसा पुट कर देंगे इसको 1/2 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। और डी क्यू क्या पुट करना है, तो डी क्यू हमने निकाल रखा है, तो पी डी क्यू माइनस क्यू डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इस वाली टर्म से टर्म कट जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, पी डी क्यू माइनस पी डी क्यू बाई 2 प्लस क्यू डी पी बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 और पी डी क्यू प्लस क्यू डी पी। ये तो बहुत अच्छा बन गया हमारे पास, कितना बन गया, 1/2 डी ऑफ पी क्यू। ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया, देख लो, परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया, कहीं भी कोई टर्म बच नहीं रही है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक परफेक्ट डिफरेंशियल। इसे हम क्या बोल देंगे, परफेक्ट डिफरेंशियल, क्योंकि हर एक वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कि पी और क्यू,
तो दोनों वेरिएबल डिफरेंशिएशन के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि आप जैसे इस डिफरेंशिएशन को सोल्व करोगे तो पहले p को डिफरेंशिएट करोगे, q को स्टेबल रखना है, फिर q को डिफरेंशिएट करना है, p को स्टेबल रखना है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया परफेक्ट डिफरेंशियल। इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है ना, वो एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे पास सॉल्यूशन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं फटाफट से, ठीक है ना। ये सब एमएससी लेवल के क्वेश्चन है जिनसे आपको प्रैक्टिस होगी। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, द ट्रांस, क्योंकि मुझे पूरा पूरा यकीन है कि तुम लोग एमएससी का भूल गए होगे, इसलिए मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा एमएससी का। द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन between two sets of between two sets of कोऑर्डिनेट, हमारे पास दो सेट है। और देखो मेरी बात सुनो, नेट की पढ़ाई इतनी जल्दी नहीं होती है कि हल हुआ है और खा लिया। आपको नेट की प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस इन द सेंस में ये बात बोल रहा हूँ कि थोड़ा ठहर के पढ़ा करो, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा करो, ताकि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपके माइंड में ऐसा क्लियर हो जाए कि कभी जिंदगी में आपको भूलने में नहीं आए, और आप आगे भी किसी को अगर फॉरवर्ड कर सको तो नॉलेज फॉरवर्ड कर सको। वरना ऐसा कोई काम की पढ़ाई नहीं कि आपने लपसी खा ली हो, फटाफट फटाफट चाट लिया हो। लपसी मतलब जानते हो ना क्या होता है, मतलब फटाफट आप लोगों ने क्या कर लिया हो, हलवा चाट लिया हो। तो उससे फिर आप लोग को नेट के एग्जाम ऐसा लगेगा ये चीज़ तो कहीं पड़ी पड़ी सी लग रही है, तो पड़ी पड़ी सी लगेगी वो आपको, बट वो आपके दिमाग में स्टेबल नहीं रहेगी। इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ो, समझ के पढ़ो। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दो दरियों में ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको निकालना क्या है, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल, द ट्रांसफॉर्मेशन इज कैनोनिकल। और दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन ये है, द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, द generating function of this transformation the generating function of this transformation is f3 is equal to माइनस का एक्सपोनेंशियल q माइनस 1 का होल स्क्वायर 10p। देखिए अगर आपको यहाँ पर, वैसे तो उसने दिया हुआ है कि ये f3 है, मतलब ये थर्ड वाला जनरेटिंग फंक्शन है, बट अगर नहीं भी दिया हो ना आपको ऐसा कि वो थर्ड वाला है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो ये जनरेटिंग फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल Q के ऊपर और स्मॉल p के ऊपर। मतलब जो पुराना वाला कोऑर्डिनेट है वो तो मोमेंटम है, और नया वाला कोऑर्डिनेट है वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, मतलब पोजीशन वाला कोऑर्डिनेट है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि पुराना वाला मोमेंटम और नया वाला जो है कोऑर्डिनेट जनरेट पोजीशन वाला, वो किस में आता है, F3 में आता है ना। मैंने आपको याद करवाया था F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, F3 क्या होता है, F4 क्या होता है। तो आइडेंटिफाई आपको भी करना पड़ सकता है, क्वेश्चन में वैसे दिया हुआ है कि वो F3 है, फिर भी ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते वक्त हमें पता है कि अगर आपको चेक करना है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग ऑब्वियस सी बात है ये चीज चेक करते हैं कि क्या ये होगा कि नहीं होगा परफेक्ट डिफरेंशियल। चलो आपको समझ में आ गया कि कैपिटल P कैपिटल Q दिया हुआ है, तो स्मॉल p के को हम लोग को स्टेबल रखना है, और यहाँ पर माइनस का p आपको दिया हुआ है, तो p कितना दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ। देखो ये तो पहला मेथड है जो आपको बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है। अभी आगे मैं आपको और भी मेथड बताऊंगा चेक करने के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है, बट अलग अलग स्टूडेंट की पसंद अलग अलग होती है। अब हर स्टूडेंट की पसंद का ध्यान रखना पड़ता है, और उस पसंद की वजह से ही मुझे हर तरह के तरीके आपको समझाने पड़ेंगे। तो ये पहला तरीका है। तो मैंने क्या किया, इसको देखो p को डायरेक्टली पुट कर दिया, और जो q है उसको डिफरेंशिएट करके पुट किया।
तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। और इसके साथ जो भी आपका अंदर वाला x है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 का तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 प्लस q की पावर 1/2, इसका क्या हो जाएगा, 1/2 √q, है ना। और cos p और dq, और cos p ऐसा कैसा ही है ना। फिर उसके बाद में cos p का करना पड़ेगा आपको, इसको तो बटा में से रख दो, है ना। cos p कितना होगा, माइनस cos p का होता है sin p, तो sin p और dp। और इसके बाद में q को ऐसा कैसा रखना है आपको, तो q की पावर ये, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई इन द सेंस ऐसे करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये बात जानते हैं कि ये जो टर्म है कंप्लीटली ब्रैकेट वाली टर्म, वो इस टर्म से कंप्लीटली कैंसिल हो रही है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गई। और कैंसिल होने के बाद में अब थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पी के और डी क्यू के माइनस का थोड़ा सोल्व करेंगे। यहाँ पर ट्वाइस, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई विद द क्यू की पावर साइन पी और डी पी। और इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 1/2 √q और डी क्यू कोस पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √q से √q तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, √q से √q, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आपको 2 दिख रहा है ना, ये 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये q की पावर 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बच जाएगा, साइन p और कोस p बच जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, साइन p यहाँ से बच जाएगा और कोस p वहां से बच जाएगा, और साथ में क्या बच जाएगा, डी क्यू बच जाएगा। फिर माइनस ये, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ तो बच जाएगा 2, और ये q की पावर 1/2, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, q की पावर 1/2 लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, q हो जाएगा, और दोनों जगह साइन है तो फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर p, और ये हो जाएगा dp। सिंपली बस हो गया काम। अब थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ये dq वाला फैक्टर है और ये भी dq वाला फैक्टर है, तो dq वाले फैक्टर्स को एक साथ लिख देंगे ताकि हमें इजी पड़ जाएगा उसको पहचानना। साइन p और cos p, और ये हो जाएगा dq, और माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ q और साइन स्क्वायर p और ये dp। अब आपको लग गया होगा कि ये एक तरह कुछ बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे अगर 2 का डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास आगे, ये हो जाएगा p माइनस का साइन 2p, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है ना। और ये हो जाएगा डी क्यू, है ना, प्लस यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू साइन स्क्वायर पी, और ये हो जाएगा डीपी, है ना, साइन स्क्वायर पी और डीपी। तो ये बन चुका है एक परफेक्ट डिफरेंशियल। किसका बना, ये चेक करना पड़ेगा, देखो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये परफेक्ट डिफरेंस किसका बना। यहाँ पे ये बना q का, क्योंकि यहाँ पर केवल q अकेला है, q को डिफरेंशिएट किया ना आपने, तो q, और यहाँ पर देखो अकेला क्या है, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, p माइनस का 1/2, और ये हो जाएगा साइन 2p। देख लो आप लोग, मतलब कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो यही बनेगा। जैसे मान लो पहले q को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो q को डिफरेंशिएट कर दिया आपने, dq लिख दिया, और ये वाली टर्म एज इट इज, फिर प्लस, फिर q को एज इट इज लिख दो, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम इस वाली टर्म को 1/2 साइन 2p का। तो इसको हम लोग करेंगे तो किसका, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1/2 साइन 2p का कितना हो जाएगा, 2 साइन p cos p लाइक दिस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन p और cos p, p के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना आपको। साइन 2p बराबर कितना हो जाएगा, 2 साइन p cos p। तो इसको हम लोग आराम से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं साइन स्क्वायर p को, साइन स्क्वायर p, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर p dp। तो क्या हुआ,
आप इसको खोलोगे ना तो यही बनेगा ऊपर वाली टर्म, इसको ओपन करने पे यही बनेगा। जैसे आप लोगों ने पहली टर्म का किया तो डी क्यू हो जाएगा ये वाली कांस्टेंट, प्लस इस क्यू को कांस्टेंट रखना, डीपी का डी पी का डीपी हो जाएगा, और साइन टू पी का हो जाएगा कोस टू पी, और टू आगे टू से टू कैंसिल, तो वन माइनस कोस टू पी बराबर क्या होता है, वन माइनस कोस टू थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये बन जाएगा, तो ले देंगे आई मीन ले देंगे आप लोग, इसको ओपन करोगे तो ऊपर वाला बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक परफेक्ट डिफरेंशियल बन चुका है। आगे कोई टर्म है नहीं, इसका मतलब वो क्या है, कैनोनिकल ट्रांसमिशन अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो आपको ये प्रूफ करना है कि F3 वो है। तो हम ये बात जानते हैं कि F3 के लिए जो कंडीशन होती है ना वो क्या होती है, एक तो Q बराबर क्या होता है, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल्टा पी, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब F3 के अंदर दोनों इक्वेशन में क्या आता है, माइनस माइनस, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ भी क्या आता है, माइनस। ये F3 में आता है, ये भी F3 में आता है। तो डेल एफ अपॉन डेल्टा क्यू दोनों में माइनस आता है। अब आपको एक चीज गिवन है, देखो यहाँ पे आपको क्यू गिवन है, आपको F3 बराबर जो आपको देखो प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि F3 बराबर ये होता है, ये तो प्रूफ करना है आपको। तो F3 निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को आपको यूज कर लेना है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर ना, आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है ना, देखो कैपिटल पी कैपिटल क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन की फॉर्म में, इसलिए हम लोग इसको यूज करेंगे एक बार, है ना, इसको यूज करेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ है, कैपिटल क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, लोग 1 प्लस क्यू की पावर 1/2 और कोस पी। और ऐसा नहीं है कि आप इसी को यूज करोगे, आप इसको भी यूज कर सकते हो, आप इसको भी यूज कर सकते हो, बट इसको भी आपको स्मॉल क्यू की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो मैं कैसे लेके आऊंगा, इसका एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग लोगे तो 1 प्लस क्यू की पावर 1/2 और कोस पी हो जाएगा। तो थोड़ा और इसको करेंगे कन्वर्ट, तो कितना हो जाएगा, पी की पावर क्यू माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा, क्यू की पावर 1/2 और कोस पी। थोड़ा और इसको करेंगे हम लोग थोड़ा सा, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ई की पावर क्यू माइनस वन, और ये स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और ये 1/कोस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर पी। तो ये हमारे पास स्मॉल क्यू निकल जाएगा बस। तो स्मॉल क्यू की फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, इसको उठा के आप लोग यहाँ पुट कर दें सीधा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का डेल F3 अपॉन डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल क्यू माइनस का 1 का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर पी। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, बिकॉज ये डिफरेंशिएशन है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा F3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, क्योंकि पी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा आपको यहाँ, तो पी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर पी का 10p होता है, तो माइनस का ये तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेक स्क्वायर पी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 10p आएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, F3 आ जाएगा, जो हमने निकाल लिया है, हैंड्स प्रूव्ड कि F3 बराबर क्या आएगा, जो निकाला है वही आएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके पे कुछ और सवाल करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3, समझना इस चीज को। अब आपको ये शो करना है कि कुछ ट्रांसमिशन है, Q बराबर स्मॉल p और कैपिटल P बराबर माइनस का स्मॉल q। ये चेक करो कि क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल सवाल है, फटाफट करके देख लेते हैं इसको। तो वही आपको चेक करना है, P के डी क्यू के माइनस का P के डी क्यू के, ये चेक करो कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, P के, इसको तो लिख दो ऐसा करते हैं, P के डी क्यू के। अब यहाँ पे पी के की वैल्यू कितनी है, कैपिटल पी की माइनस का क्यू है, और डी क्यू का मतलब कितना हो जाएगा, डी पी हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया हमारे पास, पी डी क्यू प्लस क्यू डी पी, ये तो सीधा ही दिख रहा है, ये तो आपको सीधा ही दिख रहा है, ये आपको सीधा ही दिख रहा है कि डी ऑफ पी क्यू। बस, तो ये परफेक्ट डिफरेंशियल बन गया ना, तो सिंपल सा सवाल था। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया, 1 घंटा होने में आया अपने को। ठीक है, शो दैट द जेनेटिक फंक्शन
फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, सवाल ये बोलता है शो दैट द जनरेटिंग फंक्शन द generating function for the transformation आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं कुछ, वो ये है कि स्मॉल p बराबर 1/Q और स्मॉल q बराबर कैपिटल P। अब की बार ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल स्मॉल मतलब ओल्ड फंक्शन की फॉर्म में दिए हुए हैं आपको, न्यू फंक्शन की फॉर्म में। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक जेनेटिक फंक्शन आपको चेक करना है f बराबर Q/Q, क्या ये है। अब आप खुद आइडेंटिफाई करो, देखो इस वाले में दिया हुआ नहीं है कि जेनेटिक फंक्शन f1 है कि f2 है कि f3 कि f4 है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा वाला f है। तो आप देखो ये स्मॉल q और कैपिटल Q पर डिपेंड कर रहा है, तो ये f1 होगा, ऑब्वियसली बात है f1 ही होगा, पहला वाला ही होगा। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या ये जेनेटिक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। वैसे तो ऑब्वियसली बात है, आपको जब दिया हुआ है तो होगा ही सही है, जब ये आपको दिया हुआ है तो ये तो होगा ही सही, उसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही बोला हुआ है कि ये जेनेटिक वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं तो सीधा ही निकालता हूँ, अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर लेना, आप ये चेक कर लेना इसका परफेक्ट डिफरेंशियल बनता है नहीं बनता। वैसे आपको समझा दूँ, इसका जो परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा ना वही बनेगा जो इसका बना है, DPQ, यही बनेगा आपका परफेक्ट डिफरेंशियल। हम लोग सीधा निकालते हैं कि इसका जेनेटिक फंक्शन ये होगा नहीं होगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले लिख के। तो F1 के फॉर्मूले क्या होता है, डेल F1 अपॉन डेल्टा Q, प्लस माइनस होता है ना, तो ये पहला वाला प्लस आएगा और दूसरा वाला माइनस आएगा, प्लस और ये दूसरा वाला क्या होगा, माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस। तो चलो चेक करते हैं फटाफट से, इसको सोल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है कैपिटल, ये दिया हुआ है, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं आराम से। हाँ, तो इसको थोड़ा चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आपको गिवन है, ये वाली चीज़ गिवन है ना, तो ये कहाँ पर है, इसमें यूज़ कर सकते हो आप आराम से। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू को हम सीधा यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/Q बराबर डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा F1 बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन DQ अपॉन Q। तो यहाँ पर Q तो इंडिपेंडेंट है Q से, तो ये Q बाहर आ जाएगा, Q का Q हो जाएगा और Q का Q हो जाएगा प्लस C। ये बन गया हमारे पास F बराबर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास आफ्टर इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा ये F1। सो सिंपली क्या हो गया, F1 बराबर, अगर C को मैं 0 मान लूँ इनिशियल कंडीशन में, तो ये हो जाएगा सिंपली। तो इस तरीके से हम जेनेटिक फंक्शन निकाल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो। जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूले याद कराए, उन फॉर्मूलों की हेल्प से आप जेनेटिक फंक्शन निकाल सकते हो कि जेनेटिक फंक्शन कौन सा होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब एक मैं आपको होमवर्क दूंगा लास्ट में जाते जाते, वो आप खुद करना। एक ट्रांसफॉर्मेशन दूंगा मैं आपको, वो चेक करना क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो Q बराबर 1/P और P बराबर QP², ये चेक करो आप क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। ठीक है, देखो इस तरह के जो तरीका है ना कैनोनिकल चेक करने का, इस मेथड में केवल एक ही समस्या आती है, और वो समस्या ये है कि लास्ट में परफेक्ट डिफरेंशियल क्या बनेगा ये समझ में नहीं आता, कि लास्ट में परफेक्ट परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा तो सही, बट क्या बनेगा आपको समझ में नहीं आता। तो करके देखना आप लोग, आ जाएगा वैसे, और नहीं आएगा तो फिर हम लोग के पास एक और मेथड है कैनोनिकल चेक करने का। एक और मेथड है जिससे भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या वो कैनोनिकल है या नहीं। ठीक है ना, दोनों ही मेथड, आप जितने भी सवाल मैंने ऊपर किए ना, वो सारे सवाल उस सेकंड मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बाइलीनियर इनवेरिएंट कंडीशन। ठीक है ना, क्योंकि परफेक्ट डिफरेंशियल अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर एक और तरीका है उसको चेक करने का कैनोनिकल है या नहीं है, वो है बाइलीनियर इनवेरिएंट कंडीशन।
इनवेरिएंट कंडीशन। इस कंडीशन से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसके कैनोनिकल होने का प्रूफ दे सकते हैं, वो कैनोनिकल है या नहीं है। अब ये कंडीशन होती है वो समझा दूं मैं आपको पहले। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि मैं सीधा ही लिख दे रहा हूँ, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है ना, तो एक टर्म होती है डेल्टा, डेल्टा पी के और डी क्यू के माइनस का डेल्टा क्यू के और डी पी के। ये जो कंडीशन है दोनों सभी स्मॉल है यहाँ पे, रिमेन्स इनवेरिएंट, मतलब ये कंडीशन जो है वो इनवेरिएंट रहना चाहिए। अब आपको ये समझ में आया इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। देखो इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि जो पहले था वही बाद में हो। पहले था वही बाद में हो का मतलब क्या होता है कि जो क्वांटिटी ओल्ड कोऑर्डिनेट में थी वही सेम क्वांटिटी कहाँ पे होनी चाहिए, न्यू कोऑर्डिनेट में होनी चाहिए। देखो मतलब कि डेल्टा पी के डी क्यू के माइनस का डेल्टा क्यू के और डी पी के, ये ऐसा होना चाहिए। जो ओल्ड में है वही न्यू में होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपको ट्रांसमिशन दिए हुए ना उनको यूज में ले लो। अब जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है ना, वो उस सवाल को मैं आपको करके दिखाता हूँ इस कंडीशन से। ये वाला सवाल है ना, इसको करके देखते हैं हम लोग एक बार। तो आपको यहाँ पे कैपिटल पी कैपिटल क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है ना। तो आपको क्यू दिया हुआ है तो हम इसका पहले क्या निकालें, डेल्टा क्यू निकाल दो। तो पहले डी क्यू की निकाल लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी पी। ठीक है, और इसका डेल्टा भी वही का वही होता है सेम। इसका डेल्टा क्यू निकालोगे ना आप, तो वही का वही होगा, माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर। बस इसका स्वरूप चेंज हो जाएगा। स्वरूप क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा का डेल हो जाएगा, डी का डेल हो जाएगा बस। वहाँ डी था, यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा। और ऐसे आपका पी निकाला तो आपको पहले डी पी निकालना पड़ेगा, इसका डी पी के निकालना पड़ेगा। तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर और डी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू और ये हो जाएगा डी पी। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। और आपको डेल्टा पी निकालना है। अब डेल्टा मतलब ये डिफ्रेंशिएट ही तो है, क्या है, तो पी स्क्वायर डेल्टा क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू और डेल्टा क्यू। ये वाला मेथड उस वाले मेथड से थोड़ा लेंदी है बट इजी है। मतलब कि आपको उस वाले मेथड में अगर आपको परफेक्ट डिफरेंशियल समझ में आता है कि कैसे बनाना है, तब तो वो मेथड बहुत इजी है, शॉर्ट मेथड है। बट अगर आपको समझ में नहीं आता है कि क्या बनेगा, उसका परफेक्ट डिफरेंशियल बनेगा या नहीं बनेगा, तो फिर आपको ये वाला मेथड यूज में लेना पड़ सकता है। ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा बट इसमें गलती की गुंजाइशें कम होगी। मतलब आइए समझ में आ जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपको दिया हुआ था ना पीके, इनको आपको इसमें पुट करना है और लास्ट में ये आना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आना चाहिए लास्ट में, क्योंकि आप ये पुट कर रहे हो। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चीज होनी चाहिए, मीन्स दैट, वापस दो, मीन्स दैट अगर ट्रांसमिशन कैनोनिकल है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा पी के डी क्यू के माइनस का डेल्टा क्यू के बराबर डेल्टा पी के डी क्यू के माइनस डेल्टा क्यू के और डी, ये होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग आरएचएस को लेके चल रहे हैं ना, क्योंकि हमने हमारे पास कैपिटल पी कैपिटल क्यू दिया हुआ है, हम लोग आरएचएस को लेके चल रहे हैं। चलो आरएचएस को लेके चलते हैं और एलएचएस लेके आना है हमें। करके देखते हैं इसको, पुट करके देखो एक बार। सो फ्रॉम द आरएचएस, फ्रॉम आरएचएस मतलब जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो डेल्टा। अब ये समेशन तो आप छोड़ दो एक बार, बिकॉज समेशन तो हम बाद में लगा देंगे। डेल्टा पीके की वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो
डेल्टा पी के कितना दिया हुआ है, मैंने ऊपर निकाला हुआ है ना यहाँ पे, तो पी स्क्वायर डेल्टा क्यू प्लस 2pq और डेल्टा पी, और ये हो जाएगा डी क्यू के मतलब माइनस का 1/p स्क्वायर डेल्टा पी। ये लो भैया, तो ये पहला वाला काम तो हो गया। माइनस अब डेल्टा क्यू के निकालना है, तो डेल्टा क्यू निकालना है तो माइनस का 1/p स्क्वायर, और यहाँ पर डी था ना, डेल नहीं था, डी क्यू है तो यहाँ पर डी आएगा, तो ये डी है आपका, और ये हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा क्यू के है तो यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट मतलब डेल्टा पी। ओके, और डी पी की वैल्यू ऊपर रखिए ना, पी स्क्वायर डी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू डी पी, लाइक दिस। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे थोड़ा सा काटा काटा पीटी करेंगे तो वो आना चाहिए जो आ रहा है ऊपर। काटने पीटने के बाद में की चीज आनी चाहिए जो एलएचएस के अंदर है ना। चलो करते हैं सोल्व इसको, थोड़ा सोल्व करोगे तो इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का डेल्टा क्यू और डी पी, है ना। फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना बच जाएगा, माइनस का ट्वाइस ऑफ क्यू अपॉन पी डेल्टा पी और डी पी, फिर प्लस का यही सेम काम यहाँ पे होगा तो डेल्टा पी और डी क्यू, फिर प्लस का ये बच जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू अपॉन पी और डी पी और डेल्टा पी। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा उसको रहने दो। जैसे मान लो ये कट रहा है ना, इसको काट दो। बराबर क्या बच गया हमारे पास, ये बच गया डेल्टा पी और डी क्यू माइनस का डेल्टा क्यू डी पी। वाह, यही बच गया ना। हम लोग यहाँ से लेके चले थे एलएचएस से, और आपको मिल गया, आपको आरएचएस मिल गया, डेल्टा पी डेल्टा क्यू मतलब क्या मिल गया हमें, आरएचएस मिल चुका है। इसका मतलब ये ट्रांसमिशन क्या है, कैनोनिकल है। तो यहाँ पे आपको ये चेक नहीं करना कि दिमाग नहीं लगाना, मतलब कि वो परफेक्ट डिफरेंशियल कब बनेगा, वरना आप लोग परफेक्ट डिफरेंशियल भी बना सकते हो आराम से। परफेक्ट डिफरेंशियल बनाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने आरएचएस लेके चले हो और एलएचएस लेके आओ, आप चाहो तो एलएचएस लेके भी चल सकते हो और आरएचएस ला सकते हो। अब एलएचएस लेके चलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिए हुए हैं ना, इन ट्रांसफॉर्मेशन को स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। जो भी आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो ये आपको दिया हुआ है तो यहाँ पर कैपिटल पी बराबर क्या है, 1/q है, एक तो ये बन जाओगे, और कैपिटल स्मॉल क्यू निकालना है तो कैपिटल पी अपॉन पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यू में, तो पी इंटू और ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बस हम लोगों ने स्मॉल पी स्मॉल क्यू की फॉर्म में लिए, इनका डेल्टा निकालना पड़ेगा आपको, डेल्टा निकाल के फिर एलएचएस में पुट कर दो, और एलएचएस में पुट करने के बाद में आरएचएस ला सकते हो। दोनों ही मेथड है, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और आप चाहो तो परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएंगे, तो आपको होमवर्क दिया ही है मैंने, उसको भी आपको परफेक्ट डिफरेंशियल बना के करना है। और ऊपर मैंने जितने भी सवाल करवाए ना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इन सभी क्वेश्चंस को आपको बाइलीनियर इनवेरिएंट की कंडीशन में रख के सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। सभी क्वेश्चंस को आपको, ये जो नीचे वाली इक्वेशंस हैं, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया ना ऊपर वाले, आपको 1 2 3 4, ये सभी मैंने आपको परफेक्ट डिफरेंशियल से करवाए हुए हैं। और आपको क्या बोलते हैं, बाइलीनियर कोवेरिएंस से भी करने हैं ये इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। एक और कंडीशन होती है जिससे आप चेक कर सकते हो, वो इन सबसे इजी कंडीशन है, ना दिमाग लगाने वाली है ना कैलकुलेशन करने वाली है। वो तीसरी कंडीशन है जिससे आप ट्रांसफॉर्मेशन के कैनोनिकल होने का प्रूफ ले सकते हो, कैनोनिकल है या नहीं है उसको चेक कर सकते हो, वो थर्ड कंडीशन कहलाती है। और उस थर्ड कंडीशन में न ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, न ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। वो और भी इजी है।
और उसे बोलते हैं पॉइजन ब्रैकेट कंडीशन। इसका मतलब पॉइजन ब्रैकेट अगर आपको आता है तो पॉइजन ब्रैकेट से हम उस थर्ड कंडीशन को निकाल सकते हैं आराम से। बट उसके लिए आपको पॉइजन ब्रैकेट पता होना चाहिए। अब वो हम पढ़ेंगे कल कि पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है और वो कंडीशन क्या होती है जिससे आप लोग निकाल सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन कैनोनिकल है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।